Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 मई 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, ये सवाल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर है, जो कि हमने अपने वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम्स कवर कर रखा है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो वेटेज ऑफ फूड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये हमारे सर्विसेज के प्राइसेस के अंदर जो बदलाव आते हैं उसको कवर नहीं करता है, जबकि इस सर्विसेज के प्राइसेस के अंदर चेंजेस को सीपीआई कवर करता है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट कर लिया है, ताकि जो महंगाई है उसको वो मेजर कर सकें, माप सकें, साथ ही साथ में जो अलग अलग पॉलिसी रेट्स हैं उसको वो डिसाइड कर सकें डब्ल्यूपीआई के बेसिस पर। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी थर्ड ओनली या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे फ्रंट पेज पर इस आर्टिकल को कवर किया है, ना केवल फ्रंट पेज पर, आज के सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर ये वाली जो खबर है आपको देखने को मिल जाएगी। और बात की जा रही है 2000 के नोट्स के बारे में। तो हुआ क्या है, कल के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पर आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि जो हमारे 2000 के नोट्स हैं उसके सर्कुलेशन को बंद कर दिया जाएगा। यानी अब जो 2000 के नोट्स हैं वो कह सकते हो और भी बहुत कम ही यूज़ होने वाले हैं। आरबीआई ने हमारे सभी बैंकों से एक बात बोली है, क्या बोला है कि अब से ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति बैंक से पैसा निकालने आता है उसको 2000 के नोट नहीं देने हैं। तो बैंक से बोल दिया गया है कि भैया 2000 के नोट इशू अब से मत करना, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर आरबीआई के थ्रू रोक लगाई गई। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी यहाँ पर ये लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब ये एक्सेप्टेबल है अभी भी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी के पास में 2000 का नोट है तो उसका क्या करना है वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊँगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि देखो हम 2000 का जो नोट लेकर आए थे, जब ये नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब से ये नोट आया, तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो हमने पूरा कर लिया। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो नोट है इसको बंद कर दिया जाए। एक बात और, पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया भी था और काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोगों ने कवर किए थे, जहाँ पे बात हो रही थी कि 2018 और 19 ये जो साल है ना, इसके बाद से ही 2000 नोट के जो प्रिंटिंग है उसको बंद कर दिया गया है। 2000 के नोट की छपाई बंद हो चुकी थी 2018-19 के बाद से ही। मतलब जितना भी मार्केट में अभी 2000 का नोट है वो सब 2018-19 से पहले का है। 2017 में भरकर छपाई हुई थी, 2016 में आपको पता नोटबंदी हो ही गई थी, उसके बाद जो एक साल लगकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको प्रिंट किया गया, मार्केट में उतारा गया। बोला ये जाता है कि जो 2000 के नोट की वैल्यूएशन थी 2017 में सभी नोट्स में वो 89% के आसपास थी, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर वही जो इसका वैल्यूएशन है वो अभी कम हो चुका है, यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू है ना बैंक नोट्स की, वो अभी कम हो चुकी है। 2000 के अलावा बाकी दूसरे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो ज़्यादा मार्केट के अंदर हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी होगी आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे बहुत लंबे समय से 2000 का नोट देखा भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो कि देख चुके होंगे, मतलब देखते रहते होंगे, क्योंकि
मार्केट में नोट वाकई में पिछले कुछ लंबे समय से दिखाई पड़ा ही नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ ही बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। दूसरी चीज़, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी यहाँ पर एक पॉलिसी है, क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, देखो हम लोग ना जो साल 2016 में ये नोटबंदी की थी, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या था कि जो काला धन लोगों ने छुपा रखा है वो काला धन यहाँ पर इकट्ठा किया जाए, उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाए। लेकिन उसके बाद से बहुत एडिटोरियल हमने कवर किए, क्या ये डीमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल हुआ या फिर यहाँ पर अनसक्सेसफुल हुआ, इस प्रकार के कितने आर्टिकल कवर किए हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत आर्टिकल कवर किए हैं, जहाँ पर हमने ये देखा है, कुछ हमारे पास में रिपोर्ट्स आई हैं कि जो ब्लैक मनी है वो तो कम हुई नहीं। 2000 का जो नोट है, इससे यहाँ पर क्या हुआ, और ज़्यादा ब्लैक मनी लोगों ने भरकर रख लिए, घर में कहीं कहीं पर छुपा दिए होंगे ये नोट। अब होगा क्या, वो लोगों के लिए थोड़ी सी आफत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैंक नोट है ना, इसको आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन चेंज करने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिमिट रखी है, और लिमिट रखने के साथ साथ एक तारीख भी रखी है। हो सकता है तारीख बदल जाए, बट लिमिट ही बदल जाए, बट अभी के लिए वो लिमिट रखी गई है। तो जिनके पास में भरपूर मात्रा में नोट रखा हुआ है, काला धन भर के रखा हुआ है, 2000 के नोट के फॉर्म में रखा हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रॉब्लम होने वाला है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये नोट हैं, ये लीगल टेंडर के तौर पर ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे, यानी कि एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, लेकिन आगे 2000 के नोट के जो ये हमारा पूरा आगे फर्दर मार्केट है, इसको ग्रो करने से आरबीआई ने पूरी तरह से आज के समय में रोक लगा दी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपके पास में अगर 2000 का नोट है तो उसका करना क्या है। बैंक जाओ, बैंक जाके यहाँ पर उस नोट को एक्सचेंज करवा लो। अगर आपके पास में 2000 का नोट है एक या फिर दो हैं, तो आप एक्सचेंज करवा के 500 का नोट ले लो, या फिर जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दो। दोनों ही काम कर सकते हो, डिपॉजिट कर दो या एक्सचेंज करवा लो, ये काम किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक लिमिट सेट कर दी गई है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में 10 नोट हो सकता है किसी के पास में 100 नोट हो सकता है किसी के पास में 500 नोट हो सकता है किसी ने भरपूर मात्रा में नोट रखे हो अपने घर के अंदर में। तो वो क्या करेगा, तो क्या सब एक साथ पूरा सब सामान ले जाएगा, सारे पैसे ले जाएगा और एक्सचेंज करवा लेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई ने पहले लिमिट रखी है, वो है 20,000 रुपये की। 20,000 नोट नहीं, 20,000 रुपये की लिमिट है। ठीक है, यानी कि आप एक बार में 10 नोट को ही डिपॉजिट या एक्सचेंज करवा सकते हो। और ये कब से शुरू होने वाला है? 23 मई से शुरू होने वाला है, क्योंकि आज हो जाएगा सैटरडे, कल हो जाएगा संडे, बैंक ऑफ रहेंगी। उसके बाद 23 मई से ये स्टार्ट होगा। कब तक स्टार्ट होने वाला है? 31 मई तक यहाँ पर ये आखिरी तारीख रखी गई है। सॉरी, 30 सितंबर तक, मैं बोल रहा हूँ 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक यहाँ पर वैसे ये तारीख रखी गई है। हो सकता है कि आगे यहाँ पर इस तारीख को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बट अभी के समय पर इतना कुछ ही है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिमिट अभी यही है कि आप 20,000 रुपये तक डेली एक्सचेंज करवा सकते हो या डिपॉजिट कर सकते हो, अगर आपके पास में 2000 का नोट है। और ये 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। हो सकता है तारीख को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इशू है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। एक अच्छा टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है। बोला जा रहा है कि कैसे जो गुजरात है वो इंडिया का एक ग्रीन हाइड्रोजन जो हब है वो बनने की तैयारी कर रहा है। गुजरात ऐसा हब बन सकता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा होगा हमारे पूरे देश भर का। मामला क्या है, इसको समझते हैं। पहले आपने समझना होगा कि आखिरकार ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। देखो, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं आज के समय पर उनका मेन फोकस क्या है? ज़ीरो एमिशन, पोल्यूशन को रोकना। और इंडिया ने भी अपना टारगेट रख रखा है, 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके बाद से इंडिया पोल्यूशन करना बंद कर देगा। दुनिया भर के देशों का यही टारगेट है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, सी लेवल राइज होना, इस प्रकार के जो इंसिडेंसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए सभी देशों ने अलग अलग प्रकार के कदम उठाए हैं। इसमें एक अच्छा स्टेप है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, केमिकल्स, पेट्रोलियम, ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है। और ग्रीन हाइड्रोजन नाम से पता चल रहा है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसको बनाने में कोई भी एनवायरमेंट में प्रदूषण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम लोग स्टील की बात करें, स्टील इंडस्ट्री में स्टील बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ भरपूर मात्रा में एनर्जी पाने के लिए कोयला जलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एक तरफ प्रदूषण हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस चीज़ को बैलेंस किया जाएगा कि एक तरफ यहाँ पर जो हम लोग एनर्जी का यूज़ करेंगे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, वो भी पोल्यूशन फ्री होगी, और दूसरी तरफ हम जो प्रोडक्शन कर रहे होंगे वो भी पोल्यूशन फ्री होगा। समझ गए? तो यहाँ पर यह है ग्रीन हाइड्रोजन या सुपर पावर कह लो इसको।
अब मैं आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनती कैसे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो पिक्चर है ये एक बेस्ट पिक्चर है इस चीज़ को समझने के लिए कि हाउ इज़ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए पानी, और पानी के अंदर हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से होगा क्या, पानी को हम सेपरेट कर देंगे, क्योंकि पानी क्या है, H2O है। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करके पानी को बांट देना है। पानी में से O2 ऑक्सीजन अलग कर देना है, हाइड्रोजन अलग कर देना है। अब हाइड्रोजन जब अलग हो जाएगा तो वही हाइड्रोजन हम लोगों को चाहिए, अलग करके निकाल के स्टोर कर लेंगे, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होगा कैसे, तो मतलब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पर आपको बिजली चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी अगर कोयले को जलाकर बन रही है, एक तरफ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं जो कि कोयले को जलाकर बन रही होती है, अगर वो वाली एनर्जी यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये किस बात का ग्रीन हाइड्रोजन है, क्योंकि एक तरफ तो पोल्यूशन हो ही रहा है ना, तो ये किसी बात का ग्रीन हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ग्रीन हाइड्रोजन उसे बोलते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस में जिस एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी हो। रिन्यूएबल एनर्जी बोले तो सोलर पावर, विंड पावर, है ना, हमने सूर्य के माध्यम से एनर्जी को बनाया है, उसके बाद यहाँ पर हवा से एनर्जी को जनरेट किया है, तो उस एनर्जी को बनाने में कोई पोल्यूशन नहीं हुआ है, कोई प्रदूषण नहीं हुआ है, तो वो वाली एनर्जी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी कोई प्रदूषण नहीं हुआ, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बना लिया, तो यहाँ से सब कुछ क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और इधर इलेक्ट्रोलिसिस करके पानी को सेपरेट करके हमने यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल लिया। हाइड्रोजन को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो गैस में या लिक्विड में कंप्रेस कर सकते हो। देन उसके बाद हाइड्रोजन को अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी जगह पर, जो भी इसका गंतव्य है वहाँ पर आप इसको भेज सकते हो, जहाँ से आप हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये एज अ फ्यूल भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो अभी गुजरात इंडिया का हब कैसे बन सकता है ये बताओ पहले, क्योंकि गुजरात का मेन मकसद है साल 2035 तक हम लोग 8 लाख टन के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन हर साल प्रोड्यूस करेंगे। ये इनका मेन मकसद है, 8 लाख टन हर साल 2035 तक प्रोडक्शन करना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे टारगेट है, गुजरात में 1.99 लाख हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम के लिए यहाँ पे अलॉट कर दी गई है। ठीक है, उस ज़मीन पर काम किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में एक बात और बोली जा रही है, 10 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर एक आशा लगा रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए आने वाले 15 साल में गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। और उसमें से जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो रिलायंस ग्रुप से आएगा और दूसरा अडानी ग्रुप से भी आने वाला है। रिलायंस ग्रुप से लगभग यहाँ पर 5.6 लाख करोड़ का और अडानी ग्रुप से लगभग 4.13 लाख करोड़ का। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट आर्टिकल। अब मैं आपको थोड़ा सा और फैक्चुअल डेटा बताता हूँ जो एग्जाम में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वैसे टॉपिक हमारा मैं आपको बता ही चुका, एनवायरमेंट सेक्शन से आप इसको लिंक कर पाओगे। और हाइड्रोजन क्या होती है पहले इस चीज़ को समझो। हमने ग्रीन हाइड्रोजन तो पहले पढ़ ही लिया है, अब हाइड्रोजन क्या होता है ये समझना है। हाइड्रोजन देखो एक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, एक क्लीनर फ्यूल ऑप्शन भी है। जो हम फ्यूल आज के समय पर यूज़ करते हैं, आप कह सकते हो उसका ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे हाइड्रोजन से अलग अलग प्रकार की हाइड्रोजन बनती है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का तरीका बहुत आसान है। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को स्प्लिट कर देते हैं, वाटर को स्प्लिट कर देते हैं और वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग बनाते हैं। क्लियर हो गया। ये तो होती है ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन एक होती है ब्राउन हाइड्रोजन, फिर एक होती है ग्रे हाइड्रोजन, देन होता है ब्लू हाइड्रोजन। अब ये अलग अलग कलर के नाम क्यों दिए गए? ब्राउन हाइड्रोजन कौन सी होती है? देखो, ब्राउन हाइड्रोजन में बेसिकली कहीं ना कहीं पोल्यूशन हो रहा होगा, है ना, एमिशन हो रहा होगा। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हो सकता है कोयले से जनरेट हुई हुई एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ब्राउन हाइड्रोजन है, ये पोल्यूशन कर रहा है। दूसरा होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है। नेचुरल गैस आपको पता है अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे भी बहुत सारा एमिशन, बहुत सारा पोल्यूशन हवा में रिलीज़ होगा, तो इसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर एक होता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से ही बनता है, लेकिन यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है ना उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो एक तरीके का ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ट है, उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन बेस्ट है, क्योंकि जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल, उसको स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर हो गए। अलग अलग कलर क्यों दिए गए नाम, मैंने आपको ये भी समझा दिया। देखो, हाइड्रोजन बेसिकली एक एनर्जी कैरियर है। एनर्जी का सोर्स नहीं है, बट एनर्जी कैरियर का काम करता है। मतलब आपको यहाँ पर एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये डिलीवर करने का काम कर सकता है या फिर स्टोर करने का काम कर सकता है। तो एनर्जी कैरियर है, ना कि एनर्जी सोर्स। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। हाइड्रोजन का यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए, हीट को जनरेट करने के लिए। हाइड्रोजन का यूज़ आने वाले समय में हमारी सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होने वाला है, क्योंकि हम लोग
नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन का स्टेटस दुनिया भर में क्या है, तो देखो 1% से भी कम जो हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाइड्रोजन, खासकर अगर हम बात करें तो वो प्रोड्यूस की जा रही है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन है तो अच्छी, लेकिन इसका प्रोडक्शन दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कम लेवल पर हो रहा है। इंडिया का सिनेरियो अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया में हाइड्रोजन का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। भारत हर साल 6 मिलियन टन के आसपास हाइड्रोजन को कंज्यूम कर लेता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, मीथानॉल को बनाते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, रिफाइनरीज चल रहा है, वहाँ पर हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है। इस वजह से इसकी कंजम्पशन इंडिया में ज़्यादा है और बोला जा रहा है कि कंजम्पशन आने वाले समय पर और बढ़ सकता है। 2050 तक ये 28 मिलियन टन के आसपास कंजम्पशन पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट क्या होती है? देखो, साल 2030 तक जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है वो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, कम हो जाए, लेकिन फिर भी अभी के समय पर क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। लेकिन एक समय बाद जब डिमांड बढ़ेगी, हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी, तो इसकी अपने आप जो प्राइसेस है वो कम होने लगेंगे। बात क्लियर हो गई। दूसरा एक अंदाज़ा ये भी बताया जा रहा है कि जो इंडिया है आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। साल 2030 तक हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल जाती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आपको मैंने बता ही दिया है। ये हमें एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उससे लड़ने में मदद करेगा। बाकी जो आज के समय में हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, और ख़ासकर जो हमने अपने पोटेंशियल टारगेट्स रख रखे हैं, आगे प्रॉमिस कर रखे हैं पोल्यूशन को इस समय तक कम करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। सवाल यह है कि सारा काम इतनी आसानी से हो जाएगा? देखो, आसान तो कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ पढ़ने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और अच्छा खासा पैसा लगेगा स्टार्टिंग में उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो उसमें पहली चुनौती। दूसरा यहाँ पर कि ऐसे फ्यूल सेल्स, अभी ऐसे फ्यूल सेल की ज़रूरत होती है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल को एनर्जी में बदल दे हमारी कार के लिए। ऐसे फ्यूल सेल्स अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। हाइड्रोजन स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़रूरत होता है कि वो यहाँ पर हाइड्रोजन वाली जो कार है उसके अंदर में रिफ्यूलिंग कर सके, तो उस प्रकार के स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। बट अभी यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट भी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे काम चल रहा है। सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं हाइड्रोजन को लेकर, जैसे जो 2021-22 का बजट था वहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का। उसके बाद में कुछ और इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पीएम कुसुम हो गया, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी हो गया, रूफ टॉप सोलर स्कीम हो गया। जहाँ पर हमारा मेन मकसद है, जो मैंने आपको लास्ट वाली स्कीम्स बताई है ना, वहाँ पे वो स्कीम्स है खासकर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी होगी तभी हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट, जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक स्टडी पब्लिश हुई है और स्टडी ने यहाँ पर बताया है कि अगर जो आर्सेनिक होता है ना, या आर्सेनिक क्या होता है, या बेसिकली एक मेटालॉइड होता है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। ये हमारे फूड में भी प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है, पानी ज़मीन के अंदर जो पाया जा रहा है, उसमें आर्सेनिक की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आर्सेनिक खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, जहर कह सकते हो ये एक इंसानी बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर थोड़ा बहुत, मतलब कम मात्रा में भी अगर आर्सेनिक रेगुलर बेसिस पर किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहा है, उसके बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उससे उसकी दिमागी क्षमताएं कम हो जाती हैं, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब मैटर क्या है हम उसको समझते हैं। देखो, बोला गया कि अगर आप आर्सेनिक का, मतलब कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा पानी गंदा पड़ा रहता है आज के समय पर, जो ग्राउंड वाटर है हमारा, ज़मीन के अंदर पानी प्रेजेंट है, उसमें आर्सेनिक की संख्या बढ़ चुकी है, हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक पाया जा रहा है। तो इसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और अगर हाई लेवल का आर्सेनिक किसी के बॉडी में जाए तो डायरेक्टली यहाँ पर उसका दिमाग सबसे पहले बेकार होता है, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस कम होने लगते हैं बच्चों में, एडोलेसेंट्स में और यंग एडल्ट्स में। और ये ऐसा हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है उन बच्चों के ऊपर। मैं अभी आपके मुँह में डेटा बताऊँगा कि डेटा एग्जैक्टली क्या चल रहा है।
लेकिन ये तो बात थी जब हाई लेवल में आर्सेनिक बॉडी के साथ में कांटेक्ट में आए। लेकिन रिसर्च ने बोला कि अगर थोड़ा भी अगर कांटेक्ट में आता है आर्सेनिक लगातार, मतलब लगातार आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट में आ रहा है, आर्सेनिक बॉडी के अंदर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज के समय में जो फूड है, हमारा खाना है, उसमें भी यहाँ पर जो आर्सेनिक की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आर्सेनिक करता क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर जो आपका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि आपके दिमाग में डायरेक्टली यहाँ पर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ये डालता हुआ नजर आएगा। और खासकर जो यंग पीपल हैं आज के समय में, उनके ऊपर खासकर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, दिमाग में होगा क्या, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो ग्रे मैटर होता है हमारा, ग्रे मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिमाग को अच्छे से चलने के लिए। उस ग्रे मैटर की संख्या कम होने लगती है, वो ग्रे मैटर रिड्यूस होने लगता है इस आर्सेनिक के बढ़ने की वजह से। उसके बाद जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में आप की डिसीजन कैपेबिलिटीज़, बाकी सारी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो आर्सेनिक इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि एक स्टडी के अंदर में 1000 से ज़्यादा लोगों को लिया गया था, उसके बाद यहाँ पर इस स्टडी के बारे में पता चला है। नाउ अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्टिकल में तो बस खाली इतनी सी कहानी है, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊँगा, जो बैकग्राउंड डेटा है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आपसे मेंस में पूछा जा सकता है और सीधा सीधा कंटेंट आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं एक पिक्चर लाना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ उस पिक्चर में क्या था। बिहार, वेस्ट बंगाल, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पर थोड़ा आर्सेनिक ज़्यादा देखने को मिलेगा खाने में। आर्सेनिक कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है? जो खासकर चावल है, गेहूँ है, उसका बाद आलू है, उन सब के अंदर आर्सेनिक देखने को मिला है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो हमारे पानी प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन के अंदर पानी प्रेजेंट है, उसमें भी जो आर्सेनिक की संख्या है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। और ये पूरे देश भर के लिए एक चिंता वाली बात है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक प्रेजेंट है ना, उसका यहाँ पर यूज़ हो रहा है खेती के अंदर में, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है उसी पानी का तो यूज़ कर रहे हैं सिंचाई के लिए, और वो आर्सेनिक वाला पानी यूज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से सब्जियों में आर्सेनिक पहुँच पा रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर हमारे खाने तक यह आर्सेनिक है वो पहुँच पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चिंता वाली बात है। और चिंता वाली बात इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक डेटा सेट किया है कि देखो, आर्सेनिक की संख्या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में उससे ज़्यादा ही है जितना डेटा यहाँ पर सेट किया गया है। बोला जा रहा है कि जो चावल पक कर आते हैं उसमें आर्सेनिक की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द कच्चे चावल के कंपैरिजन में। अब सवाल यह है कि सर ये आर्सेनिक है क्या एग्जैक्टली? आर्सेनिक एक ओडरलेस, टेस्टलेस मेटलॉइड है ना। आप इसको मतलब टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, सर टेस्ट वगैरह नहीं पता चलता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी पृथ्वी में ही प्रेजेंट होता है। नेचुरली हमारी पृथ्वी में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, कई सारे देश हैं जहाँ पर पानी प्रेजेंट है धरती के नीचे, उसमें भी यह पाया जाता है। बोला जाता है यहाँ पर यह हाईली टॉक्सिक होता है अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, काफ़ी जहरीला माना जाता है। और एक प्रकार की यहाँ पर आर्सेनिक पॉइजनिंग का भी एक जो टर्म है वो मार्केट में आ चुका है। ये टर्म क्या बोलता है कि अगर ये जो आर्सेनिक है ये पीने के पानी में पहुँचा हुआ है और एक इंसान वही पानी लगातार पी रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये आर्सेनिक है वो उसके बॉडी के अंदर जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है। जैसे फूड पॉइजनिंग, गंदा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वैसे यहाँ पर आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है। एक मेडिकल वर्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जब बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पहुँच जाए। और इसकी वजह से होगा क्या? जैसे मैंने बोला, बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक इंसान की जान भी जा सकती है। ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीधा यहाँ पर इससे ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की अगर हम लोग बात करें तो इंसान को कैंसर भी हो सकता है आर्सेनिक को लगातार कंज्यूम करने से। स्किन के ऊपर यहाँ पर रैशेस हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, यानी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हो गई, वो भी यहाँ पर आर्सेनिक की वजह से हो सकता है। ठीक है, सवाल यह है कि जब इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है तो हमने क्या कोई कदम नहीं उठाया, कोई स्टेप्स नहीं लिए? देखो, काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हमारा टारगेट है कि 2024 तक हम हर एक गाँव के घर हैं उनके घर तक हम लोग एक टंकी का कनेक्शन पहुँचाएँ, जहाँ पर बिल्कुल सेफ़ और पीने का पानी जो है वो उनको मिल पाए, है ना। और अभी ये तो रूरल इंडिया के लिए था जल जीवन मिशन, आपको पता होगा, पहले गांव के लेवल के लिए चलाया गया। अभी यहाँ पर अर्बन वाला भी लॉन्च हो चुका है। शहरों में भी यहाँ पर लोगों के घर तक, हर एक घर तक यहाँ पर 2024 तक टंकी का कनेक्शन के देने के बारे में चर्चा की गई है कि वो जो टंकी का कनेक्शन है उसके माध्यम से सभी लोगों के पास में एक सेफ़ और पीने योग्य पानी मिल पाएगा, जिसकी मदद से हम आर्सेनिक को थोड़ा सा टैकल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ बोली जा रही है कि हमें कहीं ना कहीं जो आर्सेनिक रिमूवल प्लांट है उसको इंस्टॉल करना होगा, यानी ऐसे प्लांट लगाने होंगे जो पानी में से आर्सेनिक को निकाल के फेंक दे।
तब एक फ्रेश पानी लोगों को दिया जा सके। ये नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। बोला जा रहा है बिहार और वेस्ट बंगाल देखोगे बहुत बुरे हालत है, यहाँ पे आर्सेनिक का कॉन्टेमिनेशन सबसे ज़्यादा है। तो बस खाली मेन मकसद ये है कि आप पाइप वाला पानी दो इन्हें, ग्राउंड वाटर ना लगे इनके हाथ में। पाइप वाला पानी दो या फिर ग्राउंड वाटर दे रहे हो तो सबसे पहले उसमें से आर्सेनिक को निकाल लो, आर्सेनिक रिमूवल प्लांट का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ यहाँ पे बात की जा रही है स्पोर्ट्स के बारे में। एक रेस है गोल्डन ग्लोब रेस, थोड़े दिनों पहले ये न्यूज़ में था, एक एडिटोरियल में आया था, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, याद होगा, एक्सप्लेन सेक्शन पर। यहाँ पे एक व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में, इनका नाम है अभिलाष टॉमी। तो ये जो अभिलाष टॉमी है ना, इन्होंने यहाँ पर इंडिया का जो नाम है वो और ज़्यादा ऊंचा कर दिया है। गोल्डन ग्लोब रेस को इन्होंने जीता है, सेकंड पोजीशन यहाँ पर इनकी आई है। जो पहला पोजीशन जिसका आया वो यहाँ पर वेमेन है, ठीक है, उन महिला ने यहाँ पर जीता है। उनका नाम आपको देखने को मिलेगा, ये साउथ अफ्रीका की हैं, क्रिस्टन नेशफेर, वो फर्स्ट पोजीशन पर आई हैं। सेकंड पर आप कह सकते हो इन्होंने फिनिश किया है, जिनका नाम है अभिलाष टॉमी। बोला जा रहा है कि इस रेस में देखो गोल्डन ग्लोब रेस बोला जा रहा है। गोल्डन ग्लोब रेस मतलब पूरे दुनिया का चक्कर मारना पड़ता है। हाँ, पूरे दुनिया का चक्कर मारना पड़ता है इस रेस में। ठीक है, एक बार इन्होंने और भाग लिया था इससे पहले भी 2018 में, तब इनको इंजरी वगैरह हो गई थी। रेस के बीच में यहाँ पर कुछ हुआ जिसकी वजह से इनको इंजरी हो गई। स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर अपने घर पर गए, लेकिन वापस यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस मोटिवेशन के साथ में लौट कर आए और अब की बार यहाँ पर सेकेंड पोजीशन को यहाँ पर इन्होंने होल्ड करके दिखाया। और इस रेस में केवल और केवल 16 पार्टिसिपेंट्स थे, 16 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि 11 अलग अलग देशों से बिलोंग कर रहे थे। और उसमें यहाँ पर अभिलाष टॉमी जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये है क्या पूरी गोल्डन ग्लोब रेस, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार कहाँ से कहाँ तक पूरा चक्कर मारना पड़ता है। वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे नाम पूछा जा सकता है। जो गोल्डन ग्लोब रेस है ये एक सोलो रेसिंग रेस है, अकेले यहाँ पर बोट का यूज़ करके, इस नाव का यूज़ करके यहाँ पर पूरे दुनिया का चक्कर मारना पड़ता है। और कोई भी आपको नई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कोई लेटेस्ट नाव मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो नाव की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है वो 1968 से पहले वाली टेक्नोलॉजी दी जाती है। ठीक है, जो बोट दी जाती है ना, उसका डिज़ाइन और उसकी टेक्नोलॉजी 1968 से पहले की होती है। और ना ही आपको जीपीएस सिस्टम मिलेगा, ना ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ना ही नेविगेशनल एड्स, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने केवल और केवल यहाँ पर एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है और उस सैटेलाइट फ़ोन को भी आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है कि 1968 की जो रेस हुई थी ना, उस रेस में सर रॉबिन नॉक्स जॉन्स्टन, ये इनका नाम है, रॉबिन नॉक्स जॉन्स्टन, ये पहले पर्सन बने थे जिन्होंने यहाँ पर इस ट्रिप को यहाँ पे पूरा किया था। ठीक है, तो ये पूरा रास्ता कौन सा होता है गोल्डन ग्लोब रेस का, इसको समझते हैं। ये जो रेस है ना 48,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने की रेस है। स्टार्ट कहाँ से होती है, तो स्टार्ट होती है फ्रांस से। फ्रांस के अंदर में यहाँ पर एक जगह है लेस सेबल्स डी ओलोन, वहाँ से स्टार्ट होती है और वहीं पर वापस आना पड़ता है, ख़त्म भी वहीं पर होती है। इसमें यहाँ पर जो रूट मतलब जो रास्ता फॉलो करना पड़ता है वो 1968 और 1969 वाला जो रेस हुआ था उसी का रूट है, वही रास्ता यूज़ करना पड़ता है। ये जो बोट है एटलांटिक, उसके बाद में यहाँ पर एटलांटिक के साथ साथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप से गुजरते हुए जाके साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबको कवर करके यहाँ पे वापस से फ्रांस पहुँचना पड़ता है, जहाँ से रेस स्टार्ट होती है। अच्छा, ये रास्ता अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर इस प्रकार से अभिलाष टॉमी को लेकर ये पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन पर पब्लिश हुआ था, जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। ये देखो, ये रहा फ्रांस, ठीक है, और यहीं पर फ्रांस में ये जगह है लेस सेबल्स डी ओलोन करके, यहाँ पर ये जगह आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये रेड कलर की लाइन है कि जहाँ से रेस स्टार्ट हो गई है। इस प्रकार से यहाँ पे आप जाओगे, रेस स्टार्ट हो चुकी है, और इधर यहाँ पे आपको नीचे साउथ अफ्रीका दिखेगा, नीचे केप ऑफ गुड होप दिखेगा, है ना, ये हमारा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, नीचे साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ से गुजर कर जाकर इधर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे से जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से अगर हम लोग मैप को बनाएं ना, पूरा मैप देखें तो इस तरीके से कह सकते हो ये घूम कर यहाँ से निकलोगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे से जो रास्ता है, इधर सपोज ऑस्ट्रेलिया है, इधर से रास्ता आया, फिर इधर यहाँ पर साउथ अमेरिका आया, साउथ अमेरिका की साइड से गुजरते हुए और सीधा इधर वापस पहुँचना पड़ता है। ये पूरे दुनिया का एक चक्कर मारना पड़ता है इस पूरे के पूरे रूट में। आई होप आपको यहाँ पर इस गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में अच्छे से समझ आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज़ यहाँ से रेस स्टार्ट होती है ना, और इस तरीके से यहाँ पर गुज़रती है और ऐसे गुज़र कर इधर से निकल कर और यहाँ से आकर वापस यहाँ पे जाना होता है। ये मैंने आपको वर्ल्ड मैप में एक बार ड्रॉ करके दिखा दिया है।
आगे आते हैं ना, यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल। क्या बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो फुल हो चुकी है। लगभग 34 जज आज के समय पर हो चुके हैं। अभी कम थे क्या, 2 जज कम थे, लेकिन यहाँ पर 2 नए जज अपॉइंट हो चुके हैं। ये तो हमारे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, जो कि यहाँ पर शपथ दिलवा रहे हैं इन बाकी जजेस से, जो 2 जजेस अभी अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा, वो दो जजेस कौन कौन हैं? एक है प्रशांत कुमार मिश्रा और दूसरा यहाँ पर KV विश्वनाथन। KV विश्वनाथन नाम आने वाले समय पर बहुत न्यूज़ में रहने वाला है। क्यों? आने वाले कई सालों में, क्योंकि जस्टिस जो विश्वनाथन है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लाइन में है। तो ये आपको पता है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बदलते रहते हैं। अभी DY चंद्रचूड़ जी हैं, इसके बाद दूसरे आएंगे, उसका दूसरा आएंगे। तो लगभग यहाँ पे कह सकते हो कि जो जस्टिस विश्वनाथन है ये 28वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे अगस्त 2030 में। ठीक है, तो इनका नाम भी यहाँ पर अभी काफ़ी न्यूज़ में है। तो आपको जो ये पिक्चर में दिख रहे हैं ये KV विश्वनाथन ही हैं। ठीक है, तो ये 2 जज हैं जिनको अभी न्यूली जज को अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो टोटल स्ट्रेंथ जजेस की 34 हो चुकी है। फुल स्ट्रेंथ यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की है वो 34 ही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इतना समझ में आया। अब सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आखिरकार जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, तो ये चीज़ें मैंने आपको रटा रही हैं या नहीं, पहले बताओ, है ना? कई बार रटा रखी हैं कि आखिरकार जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। कॉलेजियम सिस्टम का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। अब इसमें होता कौन है? देखो, कॉलेजियम सिस्टम में ना एक तो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आज के समय में हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये टोटल 5 लोग होते हैं इस कॉलेजियम वाले ग्रुप में, और ये 5 लोग मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। ठीक है, ये होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसी वजह से यहाँ पर इसकी आलोचना भी बहुत होती है। और आपको पता होगा अभी जो हमारे कानून के मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू, वो बदल चुके हैं, उनको रिप्लेस कर दिया दूसरे मिनिस्टर ने। रीज़न क्या था? क्योंकि वो इसी बात में अड़े पड़े थे कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ना इसको हटाया जाए, ये सिस्टम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ओपेकनेस ही नहीं है, मतलब कि कुछ पता ही नहीं चलेगा किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं अपॉइंट करना है, ना ही किसी का रोल है। केवल यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जज हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही, आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं किसको अपॉइंट करना है। तो हो सकता है यहाँ पर फेवरेटिज्म हो जाए, नेपोटिज्म हो जाए, है ना? अपने ही साथ के लोगों को यहाँ पर बढ़ाते रहें, जो इनके फेवरेट लोग हैं उसको यहाँ पर जज बनाते रहें। तो इस प्रकार का क्रिटिसिज्म जो है किरेन रिजिजू जी ने किया था, और लंबे समय तक वो खड़े रहे इसी बात को लेकर कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाओ, ये दूसरा तरीका लेकर आओ, NJAC वाला तरीका लेकर आओ, जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट हो, ना कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। जबकि NJAC के खिलाफ था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने NJAC वाला जो मुद्दा है उसको ऑलरेडी रद्द कर दिया था। अब हुआ क्या कि वो यहाँ पर अपने जो पद है उनको उनके पद से हटा दिया गया है। अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की जो मंत्रालय है उसको वो देख रहे हैं। ठीक है, किरेन रिजिजू, आपको नाम पता होगा। बात क्लियर हो गई? तो ये आपने ध्यान में रखना है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। 5 लोग होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये तो खैर छोटा सा टॉपिक था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी ना क्या हो रहा है कि इन जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया, 34 जज हो गए। ठीक है, जो कल ये अपॉइंटमेंट किया गया है, कल का ये खबर कल की, ऑब्वियस सी बात है, कल अपॉइंटमेंट किया गया था। और अब यहाँ पर कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुका है। कल फ्राइडे था, कल सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था, आखिरी दिन। क्यों? अब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जुलाई तक ये ओपन होगा, 2 जुलाई को। अच्छा, क्या समर वेकेशंस होते हैं? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समर वेकेशंस भी होते हैं और विंटर वेकेशंस भी होते हैं। उन वेकेशंस के बारे में ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आओ मैं आपको थोड़ा पढ़ाता हूँ इसके बारे में। तो 2 जुलाई तक यहाँ पर कोर्ट के अंदर वैकेशंस हैं। तो कोर्ट वैकेशंस कैसी होती हैं समझो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगभग कह सकते हो पूरे साल में केवल 193 वर्किंग डेज़ होते हैं, 193 दिन यहाँ पर बैठकर जजेस काम करते हैं। हाई कोर्ट में ये वर्किंग डेज़ 210 होते हैं, 210 होते हैं, और ट्रायल कोर्ट में ये वर्किंग डेज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं, 245 दिन होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के पास में अपनी पावर होती है कि अपने कैलेंडर को स्ट्रक्चर कर सकें, जैसा यहाँ पर अपना सर्विस रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पर अपने कैलेंडर को वो तय कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हर साल 2 बड़ी छुट्टियाँ मिलती हैं, 2 वेकेशंस होते हैं, लॉन्ग वेकेशंस। एक होता है समर ब्रेक और एक होता है विंटर ब्रेक। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली देखें, क्या मतलब एक तरीके से आप सोच रहे होंगे क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता है इस समय पर, दरवाजे बंद रहेंगे, कोई केस हो गया, अगर कोई मैटर उठ गया, अर्जेंट मैटर उठ गया तो क्या होगा?
तो देखो टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं होता है इस समय पर। इस समय पर भी अगर कोई अर्जेंट केस है तो उसकी सुनवाई की जा सकती है समर ब्रेक्स या विंटर ब्रेक्स में भी। तो अभी समर ब्रेक स्टार्ट हो रहे हैं, 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब वैकेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो वैकेशन बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी एक स्पेशल बेंच होती है, वो भी तैयार की जाती है। और वो कौन तैयार करता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि मान लो अगर कोई मैटर आ गया सुप्रीम कोर्ट में लास्ट वक्त तक, कोई अर्जेंट मैटर हुआ, तो जो वैकेशन बेंच है वो इस मैटर की सुनवाई करेगी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है पूरा बंद रहेगा, कोई अर्जेंट मैटर है तो उसकी सुनवाई की जाती है, वैकेशन बेंच उसकी सुनवाई करती है। कोई बेल का मैटर है, कोई इविक्शन का मैटर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वैकेशन बेंच ही यहाँ पर हेयर करता है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये कोई कॉमन बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। देखो 2015 में भी बहुत ऐसे भी हुआ है कि बहुत बड़े बड़े जो जजमेंट हैं वो भी यहाँ पर वैकेशन बेंच ने के थ्रू ही सुनवाई की गई है। 2015 का याद होगा, 2015 में 5 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने यहाँ पर जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, सरकार की मांग थी कि एनजेसी को लेकर आओ, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करो, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसको खत्म करो, एनजेसी को लेकर आओ। क्योंकि एनजेसी में कई सारे लोग होते हैं, ठीक है। एनजेसी में केवल जजेस नहीं होते, क्योंकि अभी आपको कॉलेजियम सिस्टम में पता है कौन कौन है। कॉलेजियम सिस्टम में अभी तो यहाँ पर केवल 4 जजेस हैं हमारे और एक सीजीआई है, लेकिन एनजेसी में सीजीआई भी होते हैं, उसके अलावा सरकार भी होती, लॉ मिनिस्टर भी होते और भी कई सारे लोग होते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, इस एनजेसी को, ये वाला जो मैटर है 2015 में समर के समय पर उठा था, यानी गर्मियों की जब छुट्टियाँ चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तभी ये मैटर आया। और उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया, यानी कि बोला यह संवैधानिक है, ये सही नहीं है, इसको यहाँ पर रद्द कर दिया, इस पूरे मैटर को। वहीं पर यह बंद हो गया एनजेसी का मैटर। 2015 की बात थी, यानी वैकेशन में भी, छुट्टियों में भी सुनवाई की जा सकती है। ये 2015 में हुआ था। 2016 में जो ट्रिपल तलाक वाला केस है उसकी भी यहाँ पर सुनवाई गर्मियों वाले वैकेशन में ही हुई थी, ठीक है। तो बड़े बड़े मैटर्स की सुनवाई भी होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब लीगल प्रोविजंस क्या बोलते हैं? देखो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 2013 के, उसका रूल नंबर 6 ऑर्डर नंबर 2 क्या बोलता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इस रूल के तहत जो डिवीज़न बेंच है उसको बनाया है, ताकि जो अर्जेंट मैटर है उसकी यहाँ पर सुनवाई की जा सके, ठीक है। अब ये रूल बोलते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि समर वेकेशंस के अंदर में या विंटर हॉलीडेज़ में जो भी मैटर्स हो उनको देखा जा सके, खासकर जो अर्जेंट मैटर्स हों, ठीक है। साथ ही साथ बोला जा रहा है जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक यहाँ पर डिवीज़न कोर्ट को अपॉइंट किया जाएगा अर्जेंट मैटर को देखने के लिए, वैकेशन के समय पर, छुट्टियों के समय में। बात क्लियर हो गई। चलो अब सवाल यहाँ पर यह है कि कोर्ट के वैकेशंस जो हैं इसको लेकर कई सारे लोगों ने मुद्दा उठाया। कई सारे लोगों ने बोला कि देखो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट की वैकेशंस नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, छुट्टी मिलनी चाहिए, वैकेशंस थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतना लंबा वैकेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो मांग है लोगों के थ्रू उठाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो समय यहाँ पर पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन ये वैकेशन इतने लंबे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो वैकेशंस है ना, ये यूरोपियन प्रैक्टिस है। एक आलोचना ये भी की जाती है या फिर दिक्कत ये भी है कि जो यूरोपियन जजेस थे ना फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो उन्हें यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ठंड रहती है, तो यहाँ पर इन्होंने गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी, तो यहाँ पर समर जब ज़्यादा होने लगे तो इसकी वजह से यहाँ पर वो छुट्टी रखने लगे, और विंटर में क्रिसमस का ब्रेक लेते ही थे। तो इस वजह से यहाँ पर तब से क्या हुआ, इस प्रकार का जो ब्रेक है वो लिया जाने लगा, और 2-2 ब्रेक्स यहाँ पर साल में हो जाते हैं। तो वही बोला जा रहा है ब्रेक इतना लंबा नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है ले लो, लेकिन ब्रेक इतना लंबा ना हो कि भाई 1 महीने से ज़्यादा। अभी तो यहाँ पर मई ख़त्म भी नहीं हुआ है, 20 मई आया है और ऑर्डर आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट 2 जुलाई को ओपन होगा, ठीक है। 2 जुलाई तक वैकेशन चलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखो वे फॉरवर्ड ये है कि छुट्टी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि साल 2000 में अगर आप देखोगे तो एक कमेटी आई थी, जस्टिस मलिमत कमेटी। उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था और बोला था कि ये जो दिन है वैकेशन के, इनको रिड्यूस कर दो, इनको कम कर दो, 21 दिन कर दो या 21 से भी कम दिन कर दो। और बोला यहाँ पर कि जो कोर्ट हैं उनके वर्किंग डेज़ को बढ़ाया जाए। इवन यहाँ पर जो 230 टू 30th जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, जो साल 2009 में आई थी, उन्होंने भी यहाँ पर इस छुट्टी वाले सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव करने की मांग की थी। उस रिपोर्ट का भी ये कहना था कि जो ये छुट्टियाँ हैं इसको 10 से 15 दिन का किया जाए बस, और कोर्ट के जो घंटे हैं काम करने के उसको आधा घंटा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। उन पेंडिंग केसेस को निपटाने का सही समय है, तो यहाँ पर ये काम किया जा सकता है, ठीक है।
बात क्लियर हो गई। तो ये ध्यान रखना, इसी आर्टिकल में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी हैं। जजेस का अपॉइंटमेंट समझा हम लोगों ने, उसके साथ साथ यहाँ पर वैकेशंस वगैरह भी हम लोगों ने समझ लिया। मतलब आपके लक्ष्मीकांत का एक जो मेन टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वो यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी ने एक 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कैसा था? विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन जुडिशरी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि कोई भी अगर रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, क्या उसको वापस से बुलाया जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वापस आए, बैठे, केस को देखे। ठीक है, तो कोई भी रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, क्या उसे वापस से बुलाया जा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम कर सकता है? क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद में वो एक रिटायर्ड जज को वापस से बुला सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया के अंदर में जो हाई कोर्ट है उसके पास में पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरह अपने जजमेंट को भी रिव्यू कर सके, देख सके। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, D दोनों गलत हैं। मैं आपको कहूँगा C दोनों के दोनों यहाँ पर सही उत्तर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 128 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के परमिशन से किसी रिटायर्ड जज को वापस से बुला सकते हैं और बैठा सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो हाई कोर्ट है वो भी अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल जो 226 है भारतीय संविधान का, उसके तहत हाई कोर्ट भी अपने खुद के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिव्यू करता है। सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली है अपने जजमेंट्स को रिव्यू करने की, वो आर्टिकल 137 के तहत मिली है, हाई कोर्ट को 226 के तहत मिली है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नाउ चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज सैटरडे में ऑलरेडी एडिटोरियल कम आते हैं, एक ही पेज पर आता है। दूसरा यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज है वो भी नहीं आता है। तो हम आज आर्टिकल लेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, क्योंकि द हिंदू में जो एडिटोरियल है वो कर्नाटका के इलेक्शंस को लेकर है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको वहाँ पर कोई भी दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि अशोक गुलाटी साहब ने लिखा है और पूछा है, मतलब इसमें बताया है हाउ टू वेदर प्रूफ फूड सिक्योरिटी। जो भारत में फूड सिक्योरिटी है उस पर वेदर का बहुत बुरा असर पड़ता है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्टिकल मैं कहूँगा, और टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। और ध्यान रखना, आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। तो स्क्रीन पर नीचे देखना, चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनते हुए चलना और फोकस करके सुनना, जिससे आप एक अच्छा आंसर लिख सको। पहली चीज़, आखिरकार राइटर ने इस आर्टिकल को क्यों लिखा है? इस एडिटोरियल को इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं, ठीक है, चाहे हमारा टेम्परेचर हो गया है ना, जो हमारा तापमान है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी बारिश हो रही है बिना मतलब की, या कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर लगातार एक इम्पैक्ट डालते हैं। फूड सिक्योरिटी मतलब सभी लोगों को टाइम पर, सस्ते दाम में और अच्छा पोषण भरपूर खाना मिल जाए देश में सभी लोगों को। ठीक है, तो इसको हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलते हैं कि सभी लोगों तक एक अच्छा खाना पहुंच सके। लेकिन हुआ क्या है कि ऐसे वेदर पैटर्न्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अगर वेदर पैटर्न में बदलाव आएगा, मौसम में बदलाव आएगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा या बात की बारिश होगी, तो इससे क्या होगा, जो हमारी फसलें हैं वो फेल हो जाएंगी, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। अगर फसलें यहाँ पर फेल मार जाती हैं, हमारा अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट में सही से फूड पहुँच नहीं पाएगा। और इसकी वजह से, शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और इसका इम्पैक्ट न केवल मार्केट पर पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट जो मिलियंस ऑफ लोग हैं दुनिया भर में उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, उनके लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो यहाँ पर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो दोनों ही केस में क्या होगा, फसलें ही बर्बाद होंगी। सूखा पड़ेगा तब भी फसल बर्बाद होगी, बाढ़ आएगी तब भी फसल बर्बाद होगी। इससे क्या होगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, कम फसल का उत्पादन होगा, मार्केट में कम होगा, इसकी वजह से जो प्राइस के दाम है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट लोगों के घरों में पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा महंगा खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है। ये तो मैंने आपको बस खाली ओवरव्यू दिया कि राइटर क्या कहना चाहते हैं पूरे आर्टिकल में।
अब इन्होंने पहले बताया है कि आखिरकार फूड सिक्योरिटी होती क्या है, इसको समझो। यूनाइटेड नेशन कमेटी ने फूड सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन बोली है। क्या बोला है कि जब दुनिया में सभी लोग एक समय पर फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली अच्छे खाने को, न्यूट्रिशियस खाने को एक्सेस कर सकें, उसी को फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। यानी कि सस्ते दाम में और एक अच्छा खाना हर एक के घर तक, हर एक की थाली तक पहुंच जाए, तो यहाँ पर वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। इसी को फूड सिक्योरिटी बोलेंगे कि हाँ भाई सभी को खाना मिल रहा है अच्छे से, सभी का पेट भर रहा है। तो फूड सिक्योरिटी में आपको 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, 3 चीज़ें। पहली बात फूड अवेलेबिलिटी, क्योंकि सबके पास तक खाना पहुँचाने के लिए खाना होना भी तो चाहिए, फसलें होनी भी चाहिए उस अच्छी मात्रा में, तो अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। दूसरा फूड एक्सेस, जो लोग हैं यहाँ पर उसका परचेस कर पाएँ, इतना यहाँ पर दाम होना चाहिए, कम दाम होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। फिर उसका अंदर फूड यूटिलाइजेशन, जो फूड है वो न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, है ना, उसके अंदर जो पोषण है वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को 3 चीज़ें, मेन चीज़ें होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं फूड को स्टेबल बनाने के लिए और लोगों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि फूड सिक्योरिटी जो है किसी एक देश के लिए कितनी ज़रूरी होती है, उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है। क्यों? फूड सिक्योरिटी के माध्यम से उसका एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होता है, फूड के प्राइसेस यहाँ पर कंट्रोल होते हैं, उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जॉब बढ़ती है लोगों के पास में, व्यापार करने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है, सिक्योरिटी बढ़ती है ना। तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अगर किसी देश में एक अच्छे मात्रा में और सस्ते दाम में खाना अवेलेबल है और हर एक नागरिक तक खाना पहुँच पा रहा है रोज़, तो उससे काफ़ी सारे फ़ायदे देश को ही मिलने वाले हैं रिटर्न में। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वेदर प्रूफिंग फूड सिक्योरिटी। हम लोगों को ना एक ऐसी फूड सिक्योरिटी चाहिए जिसके ऊपर वेदर का, मौसम का कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है, मौसम का ही प्रभाव पड़ता है, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब मौसम में बदलाव है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि फूड का शॉर्टेज ही हो जाता है, फसल ही इतनी नहीं उत्पादन कर पाते हम लोग इन एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से, वेदर इवेंट्स की वजह से। सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। ये डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर में, लोगों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है। बोला जा रहा है 2080 तक ऐसा हो सकता है कि 600 मिलियन लोग होंगे जो कि फूड इनसिक्योर हो जाएंगे, जिनको खाना मिल ही नहीं रहा होगा टाइम पर, और इसकी वजह से यहाँ पर लोगों में कुपोषण नज़र आएगा, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ये सब क्यों होगा? क्लाइमेट चेंज की वजह से। 80% जो दुनिया की आबादी है वो अभी कहीं ना कहीं क्रॉप फेलियर की रिस्क पर है। भूखमरी भी यहाँ पर दुनिया भर में आपको देखने को मिल जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। सबसे ज़्यादा जो भूखमरी है अफ्रीका वाले रीजन में, सब सहारा अफ्रीकन रीजन में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। ये एक ऐसे कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूखमरी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे प्रॉपर खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। और इसमें जो है प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए एक कदम और उठ चुका है, वो है एल नीनो वेदर पैटर्न। इस साल हम एल नीनो वेदर पैटर्न भी देख रहे हैं। एल नीनो का मतलब क्या होता है? देखो, जब जब एल नीनो वेदर पैटर्न होगा मतलब भारत में बारिश कम होगी, क्योंकि गर्म पानी इंडिया की साइड नहीं, ये पहुंच जाएगा साउथ अमेरिका की साइड, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भाप होगा, बादल बनेंगे, बारिश वहाँ पे होगी, इंडिया में नहीं होगी। तो एल नीनो का मतलब सूखा पड़ जाना। एल नीनो वेदर पैटर्न में क्या होता है, इंडिया में सूखा पड़ जाता है। तो ये सूखा पड़ने की वजह से जो फसलें हैं क्या उगा पाएंगी? ऐसे तो नहीं हो पाएगा, फसलें प्रोडक्शन हो पाए, है ना। तो कहीं ना कहीं इससे जो मिलियंस ऑफ लोग हैं वो गरीबी की चपेट में फंस जाते हैं, वो और ज़्यादा यहाँ पर पॉवर्टी में गिर जाते हैं इस एल नीनो की वजह से। और वो एल नीनो इस साल भी देखने को मिल रहा है। खुद यहाँ पर जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने बताया है। अभी आगे मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में और डिटेलिंग्स कि आगे क्या होने वाला है। सवाल यह है कि अब राइटर बोलते हैं कि जो ये मौसम है इसका फूड सिक्योरिटी पर असर क्या पड़ रहा है। पहला असर पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर में। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या आंधी तूफान आ जाए, ओले पड़ जाएं, तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा। फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। इसके चक्कर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिसरप्शन होगा। इसके चक्कर में अच्छे मात्रा में खाना अवेलेबल मार्केट में नहीं हो पाएगा। दूसरा इम्पैक्ट चेंजिंग ग्रोइंग कंडीशंस। जो क्लाइमेट चेंज है ना, जो टेम्परेचर में बदलाव हो रहे हैं, बारिश के पैटर्न बदलाव हो रहे हैं कि जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं हो रही है और जब नहीं होनी चाहिए तब हो रही है। इस प्रकार के जो पैटर्न्स हैं, इसके हिसाब से जो फार्मर्स उनको नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं, है ना, ताकि हम अलग अलग फसलों को उगा सकें। कि भाई यहाँ पर अलग अलग फसलें स्विच करनी पड़ती हैं,
तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और न केवल इतना ही, इस टेम्परेचर के बदलाव की वजह से हमारे जो लाइव स्टॉक और फिशरीज सेक्टर है उन पर भी असर हो रहा है। ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से जो फिशिंग करते हैं ना, जो मछली का पूरा क्षेत्र देखने को मिलेगा, काफ़ी मछली पकड़ी जाती हैं, बेची जाती हैं, फ़िश प्रोडक्शन किया जाता है, उसके ऊपर भी यहाँ पर असर पड़ रहा है। क्यों? गर्मी की वजह से जो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, यानी कि जो गाय भैंस हैं, अगर कोई ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उतना वो प्रोडक्टिव होती नहीं है, गाय भैंस की जो जान है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। उसके अलावा यहाँ पर वाटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मछलियाँ हैं वो भी सही से ग्रो नहीं कर पाती हैं, जो मछलियाँ हैं वो भी यहाँ पर मरती हुई नज़र आती हैं, उसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ पाती है, तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस, क्लाइमेट चेंज सीधा क्या कर सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी असर पड़ता है। अब आप कहोगे अच्छा, अगर गर्मी बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना, बारिश हो रही है तो ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना? देखो बहुत लेना देना है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अगर एक जगह पर उत्पादन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद में उसको अपने डेस्टिनेशन तक तो भी लेके जाना है ना, उसका ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना, उसको मार्केट तक पहुंचाना है ना, तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लगता है। तो अगर कोई वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसके चक्कर में रोडें बेकार हो जाती हैं, ब्रिजेस के ऊपर असर पड़ता है ना, पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे असर पड़ता है, तो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, मार्केट में सामान लेट पहुँचता है। ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, वो थोड़ा महंगा लगेगा, तो इसके चक्कर में उसके फूड के प्राइसेस के ऊपर से उसको कवर किया जाएगा, तो फूड के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, अभी ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर सूखा पड़ेगा प्रोडक्शन कम होगा और उसकी वजह से शॉर्टेज हो जाएगा और फिर उसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। अब दाम बढ़ जाएंगे तो जो पॉपुलेशन है, जो एक तरीके से अफोर्डेबल डाइट की मांग करती है, वो कहाँ से यहाँ पर महंगे दाम में या ज़्यादा पैसा देकर इन चीज़ों को ख़रीद पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पैक्ट पड़ रहा है लैंड डिग्रेडेशन, वाटर स्कैर्सिटी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है, बारिश हो रही है, इन सब चीज़ों को मतलब जो ये इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से सॉइल इरोजन है ना, मिट्टी का खिसकना, डेजर्टिफिकेशन यानी सूखा पड़ जाना, उसके बाद जो हमारी लैंड है वो यहाँ पर ख़राब हो जाना, इस प्रकार के इवेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बिल्कुल सीधा संबंध एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ से है और डायरेक्टली असर पड़ता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, परेशानियाँ क्या क्या हैं? सबसे बड़ी परेशानी है एल नीनो, या फिर कह सकते हो दुनिया भर में अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चला, कोविड-19 पैंडेमिक आया, इसकी वजह से यहाँ पर और हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। ठीक है, एल नीनो की बात करेंगे तो आपको बता ही चुका हूँ, एल नीनो बहुत ज़्यादा डेंजर है। एल नीनो में क्या होता है कि जो हमारे देश, जब एल नीनो वाला कंडीशन होगा दुनिया में, तब जो हमारे देश में बारिश है वो कम हो जाती है, नॉर्मल रेनफॉल से भी यहाँ पर कम बारिश देखने को मिल जाती है। और अभी तो यहाँ पर सीरियल इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, चावल के ऊपर महंगाई ज़्यादा है, गेहूँ के महंगाई ज़्यादा है। ठीक है, गेहूं को लेकर, उसका दूध भी आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगा है आज के समय में, है ना, मिल्क इन्फ्लेशन चल रहा है, जो चारा है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो ये अपने आप में चैलेंजेस आज के समय में हैं। अब राइटर बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? पहला, हमें बफर स्टॉकिंग का यूज़ करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, देखो जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है ना, वो अपने गोदाम में अनाज को भर कर रखता है थोड़ा सिक्योरिटी के लिए। तो अगर यहाँ पे मार्केट में महंगाई ज़्यादा है तो अपना जो तुमने गोदाम में सामान भर के रखा हुआ है सीधा उसको निकालो, उसको निकालोगे तो अपने आप जो इन्फ्लेशन वो कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो हमने गोदाम में सिक्योरिटी के लिए भर रखा है तो वो इस समय पर निकालना सही होगा, उसी गोदाम का जो सामान है वो निकाल कर हम लोग अपने देश के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे महंगाई को मेंटेन कर सकें। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो हमारा फैट आता है बहुत सारा ना, जैसे पनीर आता है, सॉरी पनीर कह रहा हूँ, बटर आता है ना, फैट बटर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। मिल्क पाउडर आता है हमारे देश में, हम इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, तो मिल्क पाउडर हो गया, फ़ैट हो गया, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जब इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा पैसा लगाया जाता है, इसके ऊपर ड्यूटीज़ चार्ज की जाती है, और ड्यूटीज़ लगाने की वजह से जो ये सामान है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, मार्केट में भी थोड़ा महंगा हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इन ड्यूटीज़ को कम करना होगा। अभी 60% की ड्यूटी लग रही है, तो उसको हम कम करके 10 से 15% कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो इम्पोर्ट है सस्ता हो जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिल्क है उसमें भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। दूसरा एक और काम कर सकते हैं, जो फॉडर प्राइस है, यानी कि जो हमारा चारा है, चारा के जो दाम है वो भी आज के समय पर बढ़ चुके हैं, उसको भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। कैसे? जो फसलों से चारा बनता है ना, उसको ग्रो करने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए।
सरकार को इंसेंटिव प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए। सरकार अगर सब्सिडी देती है, पैसा देती है या फिर पैसों को सपोर्ट देती है, इंसेंटिव प्रोग्राम्स को स्टार्ट करती है, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फॉडर है इसकी ग्रोथ हो सकती है, वापस से सस्ते दाम में यहाँ पर इसको ग्रो किया जा सकता है। सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर एक और काम कर सकते हैं कि जो सूखा पड़ता है ना, उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक भविष्यवाणी करी, फोरकास्ट किया है कि जो एल नीनो का असर है ना, ये बहुत बुरा पड़ने वाला है और इससे सूखा पड़ने वाला है, क्योंकि बारिश नॉर्मल रेनफॉल से भी कम होगी। और इससे अगर यहाँ पर सूखा पड़ेगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी फसलों को लेकर चलना चाहिए जो कि सूखे में भी ग्रो कर जाएं, क्योंकि काफ़ी सारी हमारे पास में क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि इस क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकती हैं, खासकर मिलेट्स हो गए। ठीक है, तो हमें ऐसे फसलों के ऊपर भी स्विच करना चाहिए जो कि क्या कर सके, ड्राफ्ट को हैंडल कर सके, ये सूखे को हैंडल करके हमारी जो क्रॉप्स है वो ग्रो कर सकें। या फिर सूखा ज़्यादा पड़ेगा तो हमें सिंचाई करने की सुविधा बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी ज़्यादा लगेगा, तो पानी ज़्यादा लगाया जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स जिसके माध्यम से हम क्या कर सकेंगे, क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकेंगे। नाउ ये था हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल के ऊपर आज का मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, एज द ईयर 2023, जो साल 2023 है, इज सपोज टू बी एन एल निनो ईयर। साल 2023 हमें एल निनो ईयर की तरह दिखाई पड़ रहा है, यानी बारिश कम होने वाली है। तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन फूड सिक्योरिटी एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है, डिटेल से यहाँ पर बताना है कि जो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा जो है, इसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है एल नीनो के वेदर का, प्लस कुछ तरीके बताने हैं कि कैसे हम इस बार अपनी खाद्य सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो लोग हैं इसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ सकें। जैसा कि वर्ष 2023 को अल नीनो वर्ष माना जाता है, खाद्य सुरक्षा पर मौसम के प्रभाव पर चर्चा करें और भारत में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इसका सुझाव आपने देना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना। टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 59,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर को सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप गाइज आपको सभी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो वेटेज ऑफ फूड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो ज़्यादा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर में जो सर्विसेज के प्राइसेस के अंदर जो बदलाव आ रहा है उसको हम नहीं लेते हैं, इसको CPI में लिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कवर करता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को ये यूज़ करता है, अडॉप्ट करता है, ताकि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उसको वो मेजर कर सके और साथ ही साथ में जो अलग अलग पॉलिसी रेट्स हैं उसके ऊपर डिसीजन ले सके, है ना। जो जिस तरीके से नीतियाँ लेकर चलनी है, जैसे हमारा रेपो रेट और भी बाकी सारे पॉलिसी रेट्स होते हैं, उसके ऊपर जैसा डिसीजन लेना है वो WPI के हिसाब से लिया जाता है, ऐसा नहीं है, CPI का यहाँ पर यूज़ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो तो सही है, हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर A 1 और 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन A हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों वर्ल्ड सेक्शन पर भी एक छोटा सा आर्टिकल है, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस खाली मोटा मोटा बताने वाला हूँ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पर मांग की है कि भारत से जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में उसकी और ज़्यादा जाँच की जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक बात है कहना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ही पढ़ाया था इस बात को। हुआ यह है कि उनका ये कहना है कि भारत क्या कर रहा है, अभी रशिया से लगातार ऑयल को परचेज़ कर रहा है, कच्चा तेल खरीद रहा है, और यूरोपियन यूनियन भारत से रिफाइंड वाले तेल को खरीदता है, रिफाइंड तेल को, क्योंकि हम लोग कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं। इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरीज है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का जो मेन पैसा आ रहा है वो रिफाइनरीज से आ रहा है, वो लोग यहाँ पर इस कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाकी सारे बनते हैं। ठीक है, तो रिफाइंड वाला तेल जहाँ पे हमसे यूरोपियन यूनियन परचेज़ कर रहा है। तो घुमा कर क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन के एक लीडर, उनका कहना यह है हम कर क्या रहे हैं,
हम यहाँ पर एक तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है इसके खिलाफ खड़े हैं, उसमें हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया की निंदा कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा चुके हैं, चाहते हैं कि रशिया का जो व्यापार है ना बढ़े, रशिया की सरकार कोई पैसा ना कमा पाए। और दूसरी तरफ हमारे साइड से पैसा जा रहा है, हमारे साइड से पैसा जा रहा है। मतलब क्या है? मतलब यह है इंडिया ना कहीं रशिया का कच्चा तेल परचेज़ कर रहा है, परचेज़ करने के बाद में रिफाइन कर रहा है, रिफाइंड ऑयल वो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन परचेज़ कर रहा है। तो उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर रशिया का तेल ही हमारे पास आ रहा है और उसके बदले में हम पेमेंट भी कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इनका ये कहना है, ये बात इन्होंने अब से कुछ दिन पहले बोली थी। तो उसके बाद अब ये फिर से यूरोपियन यूनियन फिर से बोल रहा है कि देखो कि हम ना, मतलब यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स का कहना यह है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा जांच चाहते हैं कि जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, जो रशियन ऑयल से डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं भारत के, उसके ऊपर थोड़ी हम जांच चाहते हैं और डिटेलिंग्स चाहते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग कोई कदम उठाएंगे, ठीक है? नहीं तो फिर अभी इंडिया का जो रिफाइन ऑयल है इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया था और बहुत सारा हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन को ऑब्वियस सी बात है बेचा है। इसी वजह से यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है वो ये बात बोल रहा है आज के समय में। बस इतना ही छोटा सा आर्टिकल था, उसमें कुछ खास बातें नहीं थी। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।